नमस्कार दोस्तों, स्मित भारद्वाज क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का हमारा साइंस का टॉपिक रहने वाला है बैक्टीरिया, जिसको हम जीवाणु बोलते हैं। फुल डिटेल से करेंगे, शायद ही आप किसी ने ये इतनी डिटेल से टॉपिक किया होगा। तो सबसे पहले हम खोज कर बात कर लेते हैं। भाई, जीवाणु की खोज 1683 ईस्वी में हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोनियो वोन ल्यूनहोक, जो कि आपके पेपर में डायरेक्ट आता है। उन्होंने इसकी खोज की। उन्होंने बताया कि अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से दांत के खुरचन में इन जीवाणुओं को देखा और इन्हें क्या बोला? सूक्ष्म जीव बोला। इसी कारण से हम फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है या जीवाणु विज्ञान के पिता कहा जाता है ल्यूनहोक को। आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है जीवाणु की खोज किसने की, ये आपका हो गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं तो 1829 ईस्वी में इसका नाम रखा गया। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था एहरनबर्ग। तो उसके द्वारा 1829 में क्या है, जीवाणु का नाम रखा गया। फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पॉइंट पर। नंबर 3 पॉइंट पर आता है दूध का पाश्चुरीकरण भी क्या है, किसके द्वारा किया गया? लुईस पास्चर के द्वारा किया गया। तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो लुईस पास्चर ने किण्वन पर कार्य किया और बतलाया कि यह जीवाणुओं द्वारा ही क्या है, होता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पदार्थों का सड़ना तथा अनेक रोगों का कारण सूक्ष्म जीव ही होते हैं। पास्चर ने अपने कार्य के आधार पर रोगों के जन्म मत को प्रतिपादित किया और जो रेबीज का टीका है उसकी खोज भी लुईस पास्चर के द्वारा की गई। तो इतनी हमने डिटेल्स लुईस के पास्चर के बारे में भी पढ़ी। फिर हम बात आते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच। तो भाई, रॉबर्ट कोच ने 1881 ईस्वी में यह सिद्ध किया कि चौपाओं में होने वाली एंथ्रेक्स रोग तथा मनुष्य में तपेदिक रोग तथा हैजा रोग का कारण भी क्या है, जीवाणु है। रॉबर्ट कोच ने ही सर्वप्रथम जीवाणु का आर्टिफिशियल कल्चर किया। ठीक है भाई। लिस्टर ने जीवाणुओं के संबंध में प्रतिरोधी मत प्रस्तुत किया, या फिर ये बोल सकता हूँ एंटीसेप्टिक थ्योरी प्रस्तुत की। किसके द्वारा की गई? लिस्टर के द्वारा की गई। क्लियर भाई। तो जितनी ये उन्होंने डेफिनेशन दी थी अलग अलग वैज्ञानिकों ने, मैंने सभी के बारे में बताया। खोज किसने की भाई, नाम किसने रखा, रॉबर्ट कोच के द्वारा क्या किया गया, लिस्टर के द्वारा क्या किया गया, लुईस पास्चर के द्वारा क्या किया गया, तो इन सभी के बारे में मैंने आपको बताया। फिर आते हम इसके साइज के ऊपर। तो अगर हम इसके साइज पर आए तो नॉर्मली तो बोल दिया जाता है जो इसका साइज होता है 2 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन होता है। पर मैं आपको पूरा बताऊंगा और डिटेल से। 0.2 माइक्रोन्स टू 2 माइक्रोन्स होता है। और अगर हम विड्थ चौड़ाई की बात करें तो 3 माइक्रोन्स से लेकर 10 माइक्रोन्स तक होता है। अगर जीवाणुओं की आकृति की बात करें तो जीवाणुओं की आकृति कई प्रकार की होती है। कुछ जीवाणु आकृति में छड़नुमा या बेलनाकार होते हैं। सबसे छोटे जीवाणुओं का आकार गोलाकार होता है। कुछ जीवाणुओं का आकार कोमा की तरह होता है, जिसको हम उदाहरण प्रकार से बोल सकते हैं विब्रियो क्लोरी। उसका आकार किस प्रकार का होगा? कोमा की तरह होगा। कुछ जीवाणु सर्पिलाकार होते हैं, स्प्रिंग के जैसे होते हैं। अगर हम इसके स्थान की बात करें तो यह कौन कौन से स्थान पर हो सकता है या पाया जाता है? तो देखिए भाई, जीवाणु अति सूक्ष्म होते हैं। प्राय यह सभी जगह पर पाए जाते हैं। ये अनुकूल हो या फिर प्रतिकूल हो, दोनों परिस्थितियों में आपको पाए जाएंगे। ये मानव द्वारा सांस लेने की वायु में, पीने के जल में या फिर भोजन में भी क्या है, मौजूद रहते हैं। ये मिट्टी में, दूसरी जीवित वस्तुओं में और मृत जैव पदार्थों में भी पाए जाते हैं। मानव के मुंह में भी कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। तो एक प्रकार से ये बोल सकते हैं जो जीवाणु है ये आपको हर जगह मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं हम इसकी संरचना के ऊपर। संरचना के बारे में पढ़ेंगे तो जीवाणुओं का संपूर्ण शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इसके चारों ओर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है और कोशिका भित्ति के नीचे कोशिका झिल्ली होती है। यह प्रोटीन एवं फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। इसके कोशिका द्रव में माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःद्रव जालिका तथा अन्य विकसित कोशिकाएं कोशिकांग का क्या है, अभाव पाया जाता है। इनके अंतर्गत केंद्रक भित्ति तथा क्रोमोसोम का भी क्या है, अभाव पाया जाता है। इनमें प्राथमिक प्रकार का केंद्रक पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसकी संरचना होती है। तो कुछ हम पॉइंट आगे बढ़ते हैं कि लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। अगर सामान्य लक्षण के बारे में हम बात करें तो अगर हम सामान्य लक्षण के बारे में बात करें तो विषाणु को छोड़कर जीवाणु क्या है,
सबसे सरलतम जीव है। ये सभी स्थानों पर पाया जाता है, पहले बता चुका हूँ। ये एक कोशिकीय जीव है जो एकल या समूह में पाए जाते हैं। इनका आकार 2 माइक्रोन से लेकर 10 माइक्रोन तक होता है। इनकी कोशिका भित्ति मोटी तथा काइटिन की बनी होती है। इनमें सतह केंद्र का अभाव पाया जाता है और ये परजीवी, मर्तोपजीवी अथवा सहजीवी होते हैं, जिनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। इनकी कोशिका में लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी उपकरण तथा अंतःद्रव्य जालिका नहीं होते हैं, जो कि पीछे मैं पॉइंट में संरचना में बता चुका हूँ। इनमें जनन मुख्य रूप से विखंडन द्वारा होता है। ये कुछ क्या है इसके लक्षण है। फिर हम पढ़ लेते हैं जो कि मानव रोग है, उसके अंतर्गत जो जीवाणु के द्वारा जो मानव रोग होते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हैजा के बारे में बात करें तो ये भी जीवाणु के द्वारा होता है। डिप्थीरिया भी जीवाणु के द्वारा होता है। सुजाक भी जीवाणु के द्वारा होता है। कोढ़ या कुष्ठ भी जीवाणु के द्वारा होता है। न्यूमोनिया भी जीवाणु के द्वारा होता है। प्लेग भी जीवाणु के द्वारा होता है। सिफिलिस भी जीवाणु के द्वारा होता है। टाइफाइड भी जीवाणु के द्वारा होता है। तपेदिक भी जीवाणु के द्वारा होता है। टिटनेस भी जीवाणु के द्वारा होता है और काली खांसी भी जीवाणु के द्वारा होती है। पर बात यह आती है, कई बार पेपर में ये देगा कि कौन से जीवाणु के कारण होता है। हैजा मान लीजिए पेपर में ये दे दिया हैजा किस जीवाणु के कारण होता है, तो आपको वो भी पढ़ लेना है। देखिए, हैजा का साइज किस प्रकार का होता है, पहले मैंने विब्रियो कोलोरी, तो ये क्या है इसका जीवाणु है। फिर हम बात कर लेते हैं डिप्थीरिया का जीवाणु कौन सा होता है, कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थरी, तो ये इसका जीवाणु होता है। सुजाक जो है गोनोकोकस गोनोराही क्या है इसका जीवाणु होता है। कोड या हम कोष्ठ की बात करें, माइकोबैक्टीरियम लेप्री क्या है इसका जीवाणु है। न्यूमोनिया की बात करें तो डिप्लोकोकस न्यूमोनी इसका जीवाणु है। प्लेग की बात करें, बेसिलस पेस्टिस जो है इसका जीवाणु है। अगर हम सिफिलिस की बात करें तो ट्रेपोनेमा पैलिडम क्या है इसका जीवाणु है। अगर हम टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड का साल्मोनेला टाइफी जो है इसका जीवाणु है। तपेदिक की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो है इसका जीवाणु होता है। टिटनेस की बात करें तो क्लोरोस्ट्रीडियम टिटेनी जो है इसका जीवाणु है। काली खांसी की बात करें तो हेमोफिलास परट्यूसिस जो है इसका जीवाणु पाया जाता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे कि क्या है अगर आप बार बार या पेपर आएगा जब भी आप क्या है इसका रिवीजन करोगे तो ये आपके दिमाग में रह जाएंगे। तो ये इतने इसके जीवाणु है, क्योंकि आजकल पेपर में पूछा जाता है कि टाइफाइड किस जीवाणु के द्वारा होता है, तो उस जीवाणु का नाम बताइए। तो तभी आप क्या है याद होगा, तो तभी आप क्या है बता पाओगे। तो मेरे ख्याल से आपने क्या है इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बढ़ते हैं हम आगे। भाई, जीवाणु में पोषण, अगर हम जीवाणुओं में पोषण की बात करें तो 2 प्रकार से होता है। तो सबसे पहला देख लेते हैं कौन सा होता है, स्वपोषी पोषण। इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अपने भोजन का निर्माण क्या है स्वयं निर्माण करते हैं। तो इसमें 2 आते हैं, कौन कौन से आते हैं, स्वयं पोषी के अंतर्गत 2 आते हैं भाई, एक प्रकाश संश्लेषी और एक रसायन संश्लेषी। अगर प्रकाश संश्लेषी के बारे में बात करें तो इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इनमें पर्णहरित की जगह जीवाणु पर्णहरित होता है, जैसे कि क्रोमैटियम, ये क्या है प्रकाश संश्लेषी का उदाहरण है। अगर हम रसायन संश्लेषी की बात करें तो इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण से क्या है ऊर्जा प्राप्त करता है, जैसे कि नाइट्रोसोमानास जो है इसका उदाहरण रहेगा। इसी प्रकार से इसका पोषण दूसरे नंबर पर आता है विषम पोषी। भाई, विषम पोषी का मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है कि इस प्रकार के पोषण के अंतर्गत जीवाणु अपना भोजन दूसरों जीवों से प्राप्त करते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला परजीवी, सहजीवी और थर्ड आता है मर्तोपजीवी। सबसे पहले हम परजीवी के बारे में पढ़ लेते हैं। इस प्रकार के पोषण में एक जीवाणु दूसरे जीव पर आश्रित रहते हैं और रोग कारक होते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम। दूसरे पर आता है सहजीवी। इस प्रकार के पोषण में जीवाणु अन्य जीव के शरीर में रहकर भोजन प्राप्त करते हैं
लेकिन उस जीव को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते हैं, जैसे राइजोबियम। तीसरे पर आता है मृतोपजीवी। इस प्रकार के पोषण में जीवाणु मृत अवशेषों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे लैक्टोबैलिस। तो ये तीनों क्या है, इसके उदाहरण रहेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं कि कुछ जीवाणु हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, ना कि हानिकारक होते हैं। भाई लाभदायक किस प्रकार से होते हैं? सबसे पहला देखिए, भूमि की उर्वरता बढ़ाने में। देखिए कुछ जीवाणु भूमि की उर्वरता बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे राइजोबियम। राइजोबियम नामक जीवाणु को दलहनी फसलों की जड़ों में उपस्थित गांठ में पाया जाता है और वायुमंडलीय नाइट्रोजन लेकर इसे नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। पौधे सीधे वायुमंडल से नाइट्रोजन ग्रहण करने की क्षमता नहीं रखते हैं, इसलिए उन्हें नाइट्रोजन नाइट्रेट के रूप में इन जीवाणुओं की मदद से प्राप्त होता है। तो कौन से होता है भूमि की उर्वरता बढ़ाने में, आप ध्यान रख सकते हो, इस जीवाणु का नाम राइजोबियम। फिर आता है दूध का दही में बदलना। ये तो आप सभी को पता है भाई, दूध से दही बनाने में जीवाणुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। कई बार पूछा जाता है दूध से दही में बदलना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो आपको पता है लैक्टोबैलिस। तो भाई लैक्टोबैलिस नामक जीवाणु दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन की छोटी छोटी बूंदों को एकत्रित करके दही जमाने में क्या है, सहायता करता है। तीसरे फिर आता है सिरका। सिरका के निर्माण में देखिए शर्करा घोल का किण्वन कर एस इस नाम को याद रख सकते हो, एसेटोबैक्टर एसिड नामक जीवाणु उसी सिरका में क्या है, परिवर्तित कर देता है। फिर आता है तंबाकू की पत्ती में सुगंध एवं स्वाद बढ़ाने में। तो भाई ये भी क्या है, हमारे लिए लाभदायक है। बेसिल्स मेगाथेनियम माइकोकोकस नामक जीवाणु का उपयोग तंबाकू की पत्ती में सुगंध बढ़ाने में क्या है, सहायता करता है भाई। फिर आता है हमारा चाय की पत्तियों में क्यूरिंग। देखिए माइकोकोकस नामक जीवाणु द्वारा चाय की पत्तियों पर किण्वन क्रिया करके यह इसमें भी क्या है, लाभदायक होता है। फिर आता है रेशों की रेटिंग में। जल में पाए जाने वाले क्लोस्ट्रीडियम नामक जीवाणु द्वारा जूट, पटसन और सन के रेशों का रेटिंग होता है। फिर आता है लैक्टिकल अम्ल। बैक्टीरियम लैक्टिसाई एसिडाई और बैक्टीरियम एसिडाई लैक्टोसाइड नामक जीवाणु जो दूध में पाए जाते हैं, वह दूध में पाई जाने वाली लैक्टोज शर्करा का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल का क्या है, निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यह आप ना भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, काफ़ी पेपरों में नहीं पूछा जाता। अगर आप इनको याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसे कि रेशे की में कौन सा जीवाणु काम आता है, अच्छा भाई चाय की पत्ती में कौन सा जीवाणु काम आता है, भूमि की उर्वरता में बढ़ाने में कौन सा जीवाणु काम आता है, दूध को दही में बदलने में कौन सा जीवाणु काम आता है, सिरका में कौन सा जीवाणु काम आता है, तंबाकू में कौन सा काम आता है। अगर आप इनको याद रखोगे तो और भी अच्छा क्या है, रहने वाला है। तो बाकी भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।